Hello students, I am Dr. Palash Sharma, बायोलॉजी फैकल्टी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके जो बोर्ड की जो नई टेक्स्ट बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, वो चैप्टर कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो हम इस चैप्टर को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमने अपने चैनल पर एक बोर्ड के लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो है इस सीरीज को देखें तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। हमने अपनी सीरीज में बोर्ड का जो नया सिलेबस है उसको तो इंक्लूड किया ही किया है, इसके अलावा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के जो भी एडिशनल पॉइंट्स हैं उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो आपका इस बार का जो नया रिवाइज सिलेबस है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस सिलेबस काफी अच्छा है। स्पेशली इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि जो नीट की एग्जामिनेशन में इससे आपको काफी हेल्प मिलना है। पुराने स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होता था कि उनको बोर्ड का सिलेबस उनका थोड़ा सा अलग था, एनसीईआरटी का सिलेबस अलग था। दोनों के लिए उनको डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती थी। ठीक है, तो हमारा इस बार का जो सिलेबस आया है वो एनसीईआरटी के सिलेबस का ही मॉडिफिकेशन है और उससे थोड़ा सा ज्यादा इलोबरेटेड है। तो इसका फायदा हमारे महाराष्ट्र के सभी स्टूडेंट्स को मिलना है, स्पेशली नीट की एग्जामिनेशन के अंदर। तो हमने इस नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम आपके बायोलॉजी जो 12th का जो बायोलॉजी है उसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो सबसे पहले तो दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, किसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पैरेंट। ये हमारी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या हुई रिप्रोडक्शन की? रिप्रोडक्शन is the production of young ones like parent. So, reproduction is the production of young ones like parents. तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने पेरेंट्स के समान ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, इसी को हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। हालांकि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं है। अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ क्या होती है? कोई भी ऐसी लाइफ की प्रॉपर्टी जो सभी ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, सभी जो है लिविंग में देखने को मिलती है, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो रिप्रोडक्शन कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ तो नहीं है, बट इट इज द इसेंशियल प्रोसेस ऑफ द लाइफ। रिप्रोडक्शन इज द essential process of the life. Why the reproduction is the essential process of the life? Essential process of the life क्यों है? Because it is must for continuity of species and continuity of life on earth. ये हमारी अर्थ पर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए मस्ट है, उसके अलावा ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है। यदि यह प्रोसेस नहीं होगी तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा। अब सभी ऑर्गेनिजम्स की अपनी रिप्रोडक्शन की एक पर्टिकुलर मेथड देखने को मिलती है। हम क्या देखते हैं
कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की मेथड डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है। फिर भी रिप्रोडक्शन को हम जनरलाइज वे में दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो देखिए, रिप्रोडक्शन को हम बेसिकली दो कौन कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1, asexual reproduction and second is the sexual reproduction। तो रिप्रोडक्शन मोटे तौर पे कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट बिकम क्लियर? तो जितनी भी रिप्रोडक्शन की मेथड्स हैं उन मेथड को जनरली हम दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। कौन कौन सी दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है? पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। पहला है मियोसिस और दूसरा है फ्यूजन ऑफ गैमेट। कहीं पर भी ये दो एक्टिविटी देखने को मिल रही है तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, और ये दो एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है तो रिप्रोडक्शन हमारा कौन सा है? असेक्सुअल। ठीक है, तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बात करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या होता है? इन दिस रिप्रोडक्शन नॉट फ्यूजन ऑफ गैमीट इन्वॉल्व। ठीक है, यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, ये कैरेक्टर समझ में आया? नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो यहां पर गैमीट्स का जो फ्यूजन है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। गैमीट को हम सेक्स सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक ही ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए सपोर्टेड हम बात करें, सपोर्टेड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब यहां पर क्या है? ये स्पर्म, यहां पर ये मेल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। फीमेल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ओवम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवम के फर्टिलाइज होने के लिए कौन सा स्पर्म मस्ट है? ये वाला स्पर्म ही है ना, ह्यूमन बीइंग का स्पर्म लगेगा ना। तो ये दोनों गैमीट ये आपस में फ्यूज हो सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? कॉम्पिटाइल हो गए। क्या हो गए? ये हमारे कॉम्पिटाइल हो गए या कॉम्पिटेटिव हो गए। ठीक है ना? क्लियर? समझ में आया ना आपको? तो कॉम्पिटाइल गैमीट का मतलब क्या होता है? जिनके बीच में फ्यूजन पॉसिबल है, और जनरली जिनके बीच में फ्यूजन होता है। ठीक है, तो कॉम्पिटाइल या इसे हम जो है कॉम्पिटेबल भी बोल सकते हैं। तो हमारी जो बोर्ड की बुक में इस तरह से मेंशन है कि इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पिटेबल गैमीट और सेक्स सेल। तो इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करें, पहले समझ लेते इस पॉइंट को। ये क्लियर हो गया ना कि कॉम्पिटेबल गैमीट क्या होते हैं? ऐसे गैमीट जिनके बीच में जनरली फ्यूजन पॉसिबल होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटेबल गैमीट बोलेंगे। ठीक है ना? और जिनके बीच में फ्यूजन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो वहां तो रिप्रोडक्शन होना ही नहीं है। दो डिफरेंट एनिमल्स के हम स्पर्म और ओवम को लें, उनके बीच में फ्यूजन तो होना ही नहीं है, तो वो कैसे हो गए? नॉन कॉम्पिटेबल। मान लीजिए ह्यूमन के ओवम में ह्यूमन के स्पर्म है, तो ये क्या हो गए? कॉम्पिटेबल गैमेट जिनके बीच में फ्यूजन पॉसिबल है।
ठीक है, तो asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gamete और सेक्स है। तो हम थोड़ा सा इसे और करेक्टली लिखते हैं कि not involve the fusion of compatible gamete और सेक्स है। ठीक है, इट बिकम क्लियर। अब यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर दो पेरेंट्स की आवश्यकता जनरली नहीं होती, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो पेरेंट की आवश्यकता हो नहीं रही, मियोसिस यहां पर हो नहीं रहा। ठीक है, यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट हो नहीं रहा, मतलब कि यह रिप्रोडक्शन कैसा हो गया, यह रिप्रोडक्शन मोनोपेरेंटल हो गया, मतलब कि कोई भी एक पेरेंट है तो वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं है। अब एक पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब कि यहां पर जो है वेरिएशन कॉज होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो यहां पर बेसिकली वेरिएशन कॉज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन कॉज कर रहा है ना। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो वेरिएशन होगा, वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो बिकॉज द सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन एंड हेंस नो वेरिएशन ऑकर, नो जेनेटिकल वेरिएशन ऑकर इन दिस रिप्रोडक्शन, कोई जेनेटिकल वेरिएशन यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, क्योंकि यह सिंगल पेरेंट से देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर हम क्या देखेंगे कि यहां पर हमारा जो इंडिविजुअल बन रहा है वो इंडिविजुअल कैसा है, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली अपने पेरेंट के समान ही होगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि इन दिस प्रोसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी फाइंड आउट, व्हाई, बिकॉज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो न तो आप देखेंगे क्रॉसिंग ओवर होना है, मियोसिस नहीं होगा तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होना है, मियोसिस नहीं होना है, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होना है, तो वेरिएशन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, इसलिए वेरिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है तो इस तरह की स्पीसीज का इवोल्यूशन भी बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो भी ऑस्फेरिंग मिलते हैं, जो भी प्रोजेनी मिलती है, वो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली पेरेंट के यूनिफॉर्म होती है। कैसे, मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जितने भी हमारे ऑस्फेरिंग मिलते हैं, इंडिविजुअल्स मिलते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, क्लोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि यहां पर हमारे जो भी इस प्रोसेस में जो भी ऑस्प्रिंग तैयार होंगे, जो भी हमारे बच्चे तैयार होंगे, वो क्या होंगे, जितने भी ऑस्प्रिंग होंगे वो सब क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। ठीक है, इसलिए इस तरह के जो भी ऑस्फेरिंग होते हैं, अब चूंकि क्या है बेटा, ये हमारे मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली क्या है, यूनिफॉर्म। मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली क्या है, ये यूनिफॉर्म है। इसलिए इन ऑस्फेरिंग को हम एक नया टर्म यूज करते हैं, वो है क्लोन। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको हम क्लोन के नाम से जानते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई मेथड्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी मेथड्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो इफ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके अंदर सबसे कॉमन टाइप है वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। और व्हाट इज मीन ऑफ द फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता क्या है? जनरली in the process of fragmentation, the body of organism break into the one or more pieces due to the one or more regions. Fragmentation basically present in the multicellular organisms. देखिए, फ्रेगमेंटेशन जनरली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक या एक से अधिक रीजन्स की वजह से जो है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब जितने भी फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं वो सब एक नए नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेगमेंटेशन generally present in the multicellular organism, and in this process the organism break into the fragments due to the one or more region. यहां पर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक या एक से अधिक रीजन की वजह से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। ठीक है, हमारी जो बोर्ड की पुस्तक है, जो नई पुस्तक है हमारी, उसमें इसका एक कॉमन एग्जांपल दिया हुआ है, वो है स्पायरोगायरा। हम स्पायरोगायरा के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स देखेंगे जिसमें कि इस फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल है, तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है जो हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन है वो है स्पायरोगायरा। ठीक है, अब स्पायरोगायरा में देखिए, स्पायरोगायरा एक ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, अब इसकी क्या है कि देखिए ये बॉडी है, दिस इज बॉडी ऑफ द स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक यूनिसेलुलर कॉलोनियल ग्रीन एल्गी होता है, और ये इसके अंदर का सेप्टल क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो इस तरह की ये स्पायरोगायरा की बॉडी है। ठीक है, तो आपको ये बॉडी दिख रही होगी स्पायरोगायरा की। अब कोई भी रीजन हो जाए, मैकेनिकल रीजन हो जाए या फिर कोई दूसरा अदर रीजन हो जाए, तो अब क्या होता है कि इसकी वजह से स्पायरोगायरा की बॉडी ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होगी तो क्या होगा? आप देखेंगे जब स्पायरोगायरा की बॉडी ब्रेक हुई तो आप देखिए, आपने क्या देखा है यहां पर कि दो फ्रेगमेंट बन गए। अब ये दो जो फ्रेगमेंट हैं, ये दो फ्रेगमेंट जो है वो दो सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएंगे, ये ग्रो करेंगे और ग्रो करके वापस स्पायरोगायरल कॉलोनी डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इफ यू डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन जनरली प्रेजेंट इन द लोअर एनिमल्स एंड लोअर प्लांट्स। तो ये आपको लोअर एनिमल और लोअर प्लांट में देखने को मिलेगा। प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में आप एल्गी के अंदर देखिए, एल्गी में ये आपको कई ढेर सारी एल्गी में देखने को मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो कौन सा एल्गी में? स्पायरोगायरा। ये हमारी टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है। अब हम बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ और एडिशनल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फंजी के अंदर आप देखिए राइजोपस करके एक फंगस होता है, उसमें इसी तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट बेसिकली नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। उसमें आप देखिए मार्केंशिया में इसी तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, रेक्शिया में भी इसी तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है।
टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में जैसे कि स्लेजिनेला में इसी तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे लोअर प्लांट्स जिसमें इसी तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब हम कुछ लोअर एनिमल्स को भी लेके बात कर लेते हैं। यदि हम लोअर एनिमल को लेके बात करें तो आप जरा वहां देखिए, एनिमल्स में आपको जितने भी हमारे पॉरीफेरंस हैं, फाइलम पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी में आपको इस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। फाइलम पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स को जनरली हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिप्रोडक्शन जो है सिलेंटेट्स या निडेरियंस में भी बहुत पॉपुलर है, जैसे कि सी एनिमोन। ठीक है, इसे हम साइंटिफिकली एडेंशिया के नाम से जानते हैं, तो उसी में इसी तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यदि सेंटर से होते हुए स्टारफिश को कट किया जाए तो वो दो इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वहां एक कंडीशन है कि एनिमल को आपको सेंटर से होते हुए कट करना पड़ेगा, तभी इसी तरह से आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट बिकम क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल जरूर डिस्कस किए हैं, पर आपकी जो बोर्ड की पुस्तक है उसमें एक कॉमन एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी एल्गी का। कौन सा? स्पायरोगायरा। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया, आप बोर्ड से देख सकते हो, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, वो है बडिंग। बडिंग भी लोअर प्लांट्स में और एनिमल्स में देखने को मिलता है। ये मल्टी सेलुलर में भी देखने को मिलता है बडिंग, और बडिंग हमको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बडिंग क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसके बाद इसकी हम प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट बडिंग। Budding is the most common method of asexual reproduction. Most common method of asexual reproduction. Budding जो होता है ये ऑर्गेनिजम्स में एक बहुत ही कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन के। अभी कब होगा, फेवरेबल कंडीशन में होगा कि अनफेवरेबल कंडीशन में होगा? तो आप याद रखिए, बडिंग बेसिकली ऑकर इन द फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, इट इज जनरली ऑकर्स at favorable condition। देखिए, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में आपको डिस्कस करो, उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एनिमल कई बार मोर देन वन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड को फॉलो करते हैं। कुछ मेथड ऐसी होती हैं जिनको कि एनिमल फेवरेबल कंडीशन में कंडक्ट करते हैं, और रिप्रोडक्शन की कुछ मेथड ऐसी होती हैं जिन्हें हम एनिमल और ऑर्गेनिजम्स अनफेवरेबल कंडीशन में फॉलो करते हैं। तो यह रिप्रोडक्शन की एक ऐसी मेथड है जिसे ऑर्गेनिजम्स बेसिकली फेवरेबल कंडीशन में फॉलो करते हैं। तो it's generally occur in the favorable condition। ठीक है, उसके बाद it is observed in
आप ऐसे बोल सकते हैं प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यह दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, भले वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, उन सभी में आपको बडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बडिंग आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट दिखाई देता है और ये आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है, एक छोटी सा प्रोटोरवेंस क्रिएट होता है। टाइम के साथ धीरे धीरे वो ग्रो होता है, बाद में वो मेन बॉडी से डिटैच होता है। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, इसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ बनेगी। एक कब बनेगी? जब पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, तो न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक न्यूक्लियस जो है इसका यहां पहुंच जाएगा और एक छोटी सी आउटग्रोथ इस ऑर्गेनिज्म में बनना चालू हो जाएगी। हम देखेंगे कुछ समय के बाद ये आउटग्रोथ बढ़ती जाएगी और फिर क्या होगा, ये मेन बॉडी से सेपरेट हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये डिटैच ही हो, ये साथ में भी अटैच हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या रहा है, एक छोटी सी बर्ड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्रिएट हो रही है, एक छोटी सी आउटग्रोथ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्रिएट हो रही है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बडिंग के नाम से जानते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ईस्ट का ही एग्जांपल देखें, तो ईस्ट के एग्जांपल में आप क्या देखेंगे? देखिए, ये हमारी मेन पेरेंटल सेल है। तो मान लीजिए हमारी पेरेंटल सेल है, मदर सेल है, और आप देखेंगे कि इस पे इस तरह की कई ढेर सारी आउटग्रोथ क्रिएट हुई, इसमें से आउटग्रोथ बनी, उसके बाद इसमें से भी एक आउटग्रोथ तैयार हो गई, इसमें से भी एक आउटग्रोथ तैयार हो गई। तो ये मान लीजिए ये क्या होगी हमारी, ये हमारी होगी मेन मदर सेल। और ये हो गई हमारी चेन्स ऑफ मदर, चेन्स ऑफ बर्ड। तो ये चेन्स ऑफ बर्ड्स तैयार हो गई। तो यहां पर ये जो मेथड है रिप्रोडक्शन की, ये मेथड कौन सी है? बडिंग। तो बडिंग में आपने क्या देखा कि इट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपने देखा। और क्या देखा यहां पर? इट जनरली ऑकर एट फेवरेबल कंडीशन। एंड आपने और क्या देखा? इट्स प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये प्रोसीजर क्लियर हो गई, समझ में आ गया आपको इसके बारे में। अब हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स में एक फंजाई होती है जिसे कि हम यूनिसेलुलर फंजाई होती है, जिसे कि हम ईस्ट के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। कैसे होता है जरा देखिए। सपोज ये हमारा ईस्ट है, ईस्ट में यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है और इसके बाजू में ये क्या है, इसके वैक्यूल्स है ईस्ट की। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, एक न्यूक्लियस आप देखिए ये ईस्ट है, इसका ये न्यूक्लियस। तो पहले माइटोटिकली क्या होगा या फिर अमाइटोटिकली क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद क्या होगा कि एक न्यूक्लियस जो है
वो इसकी बॉडी में बर्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। बर्ड क्या हुआ, ये इसकी बॉडी, ईस्ट की बॉडी, इसमें से क्या हुआ, ये छोटी सी आउटग्रोथ प्रोड्यूस हुई। तो जो भी छोटी सी आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है इसे हम बर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें एक न्यूक्लियस यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बाद में ये ग्रो होगी और ग्रो होने के बाद ये मेन बॉडी से, मेन प्लांट बॉडी से, ये जो मेन सेल बॉडी है इसके साथ एसोसिएट भी रह सकती है या इससे ये डिटैच या अलग हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि प्लांट्स में किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो भी ईस्ट के अंदर। अच्छा, जनरली ईस्ट की ही बात करें तो ईस्ट की एक स्टेज होती है जिसे एक जीनस होता है ईस्ट का, जिसे कि हम टोर्यूला के नाम से जानते हैं। उस जीनस को किस नाम से जाना जाता है, टोर्यूला के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये जो बडिंग देखने को मिलता है ईस्ट में, तो ईस्ट के अंदर जो बडिंग देखने को मिलता है इसे हम टोर्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे हम, टोर्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में कैसे होता है बडिंग प्रोसेस, इट बिकम क्लियर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आउट ऑफ टेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं। तो टेक्स्ट बुक में केवल एग्जांपल दिया है ईस्ट, ठीक है। बाकी का यह बोर्ड की टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, पर एक जनरल नीड के स्टूडेंट होने के लिए मैंने ये बताया आपको। अब हम एनिमल्स में देखें इस तरह के रिप्रोडक्शन के बारे में, तो एनिमल में भी जो लोअर एनिमल है उसमें बडिंग से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब किन किन एनिमल्स में बडिंग देखने को मिलता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो बडिंग जो है जनरली देखने को मिलता है, एक तो बडिंग इन एनिमल्स, तो बडिंग देखने को मिलेगा एक तो स्पॉन्जेस के अंदर, फाइलम पोरीफेरा के अंदर। उसके बाद बडिंग देखने को मिलेगा फ्यू सिलेंट्रेट्स के अंदर। कुछ सिलेंट्रेट्स में आपको बडिंग देखने को मिलेगा जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रा की बॉडी है और हाइड्रा की बॉडी में क्या देखेंगे कि इसके लोअर रीजन से सब बर्ड निकलना चालू होती है, बाद में वो मेन बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जनरली बडिंग जो देखने को मिलता है वो फाइलम पोरीफेरा में और फाइलम सिलेंटेटा या फिर नाइडेरिया में देखने को मिलता है। इट बिकम क्लियर। तो एनिमल जो एग्जांपल इसके हमने डिस्कस किए ये आपको पूरे क्लियर हो गए, समझ में आ गए। और इसके बाद एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो याद रखिएगा स्पोर फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है और स्पोर फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि मियोसिस तभी होगा ना जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनते हैं बेसिकली उसे हम मियोस्पोर के नाम से, जनरलाइज उसके लिए टर्म क्या है मियोस्पोर, तो उसे हम मियोस्पोर के नाम से जानते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम देखते हैं कि कई तरह के स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लाइमेडोस्पोर हो गए या फिर जूस्पोर हो गए, प्लेनोस्पोर हो गए। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थर्ड मेथड स्पोर फॉर्मेशन। कौन सी मेथड, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि
तो देखिए स्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पोर्यूलेशन। स्पोर फॉर्मेशन को किस नाम से जाना जाता है? स्पोर्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द स्पोर? अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि स्पोर क्या है, किसको हम स्पोर बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि स्पोर आर मिन्यूट सिंगल सेल थिन और थिक वॉल प्रोपग्यूल्स। तो स्पोर बहुत ही छोटे से सिंगल सेल थिन वॉल वाले या थिक वॉल वाले प्रोपग्यूल्स होते हैं। प्रोपग्यूल्स किसको बोलते हैं? वो स्ट्रक्चर जिनसे प्रोपगेशन होता है। द स्ट्रक्चर दैट कॉज द प्रोपगेशन इज कॉल्ड द प्रोपग्यूल्स। तो स्पोर एक्चुअली क्या होते हैं? स्पोर आप क्या देखेंगे कि बहुत ही छोटे माइन्यूट सिंगल सेल थिन और थिक वॉल्ड प्रोपग्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि प्लांट किंगडम में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। अब हम जैसे क्लेमिडोमोनास को लेकर बात करें तो क्लेमिडोमोनास क्या है? यह एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो क्लेमिडोमोनास में जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हम क्या देखेंगे कि उसके अंदर मोटाइल माइटोसिस के थ्रू स्पोर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब मोटाइल स्पोर बन रहे हैं ना, मतलब ऐसे स्पोर बन रहे हैं कि जो मूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए क्लेमिडोमोनास में जो स्पोर बनते हैं उन्हें हम जू स्पोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसे हम जू स्पोर के नाम से जानते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि स्पोर फॉर्मेशन को क्या बोला? स्पोर्यूलेशन बोला। स्पोर क्या है? माइन्यूट सिंगल सेल थिक और थिन वॉल्ड प्रोपग्यूल्स है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है एक्चुअली स्पोर फॉर्मेशन में। अब जैसे हम क्लेमिडोमोनास को लेते हैं, सपोज दैट ये हमारा क्लेमिडोमोनास है। ठीक है, ये हमारा क्लेमिडोमोनास है। अब क्लेमिडोमोनास में आप देखते हो कि भाई ये ग्रीन एल्गी में आता है। सिंगल सेल जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है और इसमें एक जो है एक क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा कि इसकी बॉडी के अंदर माइटोसिस होगा और माइटोसिस से क्या देखेंगे? ढेर सारे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाए। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं सब में क्या है? सब में फ्लैजेला है जिससे कि लोकोमोशन पॉसिबल है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चर बने हैं उनमें लोकोमोशन पॉसिबल है। अब क्या होगा कि ये सेल रैप्चर हो जाएगा। जब ये रैप्चर हो जाएगा तो क्या देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है बाहर आ जाएंगे। बाहर आके ये क्या करेंगे? मूवमेंट करते हुए सराउंडिंग में स्प्रेड होंगे। तो इनको अपन क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे जू स्पोर्स। क्या बोलेंगे इसको? हम जू स्पोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक, तो स्पोर फॉर्मेशन में हमने क्या देखा कि देखिए स्पोर फॉर्मेशन में हमने ये देखा, डेफिनेशन ऑफ स्पोर हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम स्मॉल प्लांट्स के अंदर डिस्कस करें तो हम क्या देखते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन जनरली ऑकर्स इन द मोनेरन्स, प्रोटिस्टन्स, एल्गी एंड फंजाई। तो इतने सारे जो ग्रुप्स हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो हमें स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू देखने को मिलता है। अब स्पोर फॉर्मेशन यदि मोटाइल है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे है? यदि मोटाइल है तो उस तरह के स्पोर को हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जू स्पोर, क्योंकि वो स्पोर मूवमेंट कर सकता है। तो जू स्पोर जो होते हैं जनरली इनके अंदर फ्लैजेला होते हैं और इसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि स्पोर मोटाइल नहीं है तो जनरली उसे हम अप्लेनोस्पोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मोटाइल स्पोर इज नोन एज जू स्पोर, और यदि स्पोर मोटाइल नहीं है तो उसे हम
जनरली फंजाई के अंदर किस नाम से जाना जाता है? प्लेनोस्पोर के नाम से जाना जाता है। और भी कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर हमें देखने को मिलते हैं फंगस के अंदर और एल्गी के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बंद स्ट्रक्चर के अंदर सपोर्टेड ऐसा कोई क्लोज स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे स्पोरेंजिया। और असेक्सुअली इन स्पोरेंजिया के अंदर यदि स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है तो इस तरह के स्पोर को हम बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये स्पोर जो होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, तो इस तरह के जो स्पोर होंगे नाम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये स्पोर कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। जब ये स्पोर मैच्योर हो जाएंगे तो स्पोरेंजिया बस्ट हो जाएगा और ये हमारे हवा में, एयर में स्प्रेड हो जाएंगे। यदि स्पोर जो है सपोर्टेड किसी हाइफी के कॉर्नर पे आउटसाइड में ग्रो हो रहा है, इस तरह से एक्सोजेनसली ग्रो हो रहा है और नॉन मोटाइल स्पोर है, तो इस तरह के स्पोर को हम कॉनिडिया या इसे हम कॉनिडियोस्पोर के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हम कॉनिडियोस्पोर के नाम से जानेंगे, ठीक है। कई बार ये होता है कि हाइफी जो होता है, जैसे हाइफी में ये न्यूक्लियस है और हाइफी थिक वॉल छोटे छोटे स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के। तो इस तरह के जो स्पोर होते हैं, इस तरह के स्पोर को हम बोलेंगे क्लेमाइडोस्पोर। तो कई बार हम देखते हैं कि बेसिडोमाइसिडीज में इस तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो हाइफी है, उसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, ठीक है, उनके बीच में पार्टीशंस हैं, ठीक है, और इस तरह से स्पोर बने। तो इस तरह के स्पोर को क्या बोलेंगे? क्लेमाइडोस्पोर। तो इस तरह के स्पोर को हम क्लेमाइडोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर हो सकते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो स्पोर एक्चुअली करते क्या है और स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली कब होता है? तो स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली ये होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। स्पोर जो होते हैं ये हार्ड कवरिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं और जो प्लांट्स है तो उसकी अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट भी करते हैं और रिप्रोडक्शन में उसकी हेल्प भी करते हैं। तो स्पोर के बारे में ये आपने समझ लिया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हमने आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 मेथड्स पढ़ी। कौन कौन सी 3 मेथड डिस्कस किए हमने? नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 हमने क्या डिस्कस किया था? बडिंग, और नंबर 3 हमने क्या डिस्कस किया? स्पोर फॉर्मेशन। तो ये पूरा पूरा क्लियर हो गया, ये स्पोर फॉर्मेशन पूरा क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद कुछ और मेथड्स भी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो देखने को मिलती हैं। जैसे यदि हम डिस्कस करें अमीबा के अंदर, याद होगा आपको अमीबा के बारे में, तो फेवरेबल कंडीशन होता है तो अमीबा क्या करता है? तो बाइनरी फिशन करता है, ठीक है। तो हम कुछ अदर मेथड्स के बारे में बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जिनको हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अदर मेथड्स में आप देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिलेगा? बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन में क्या है? सपोर्टेड हमारा अमीबा ने क्या किया? अमीबा ने ग्रोथ किया, ग्रोथ होने के बाद क्या हुआ? इसका साइज बढ़ गया और इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। अब क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया ना, अब उसके बाद क्या होगा कि उसका दोनों साइड से इस तरह का एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे एक अमीबा या इस तरह का जो है फिशन आप देखेंगे लाइन बनना चालू हो जाएगी और फाइनली अमीबा एक अमीबा से 2 अमीबी में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड होने की जो मेथड होती है इसे हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन के नाम से जानते हैं। मैं इसे और क्लियर एक्सप्लेन कर देता हूं।
जैसे ये हमारा अमीबा। अब क्या हुआ, अमीबा में उसका जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से डिवाइड हो गया। फाइनली देखेंगे कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, और ये जो सेल जो फेरो है, अब देखेंगे ये पूरा ऐसा कंप्लीट हो गया। एक अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिशन। तो ये भी रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, ये हमें देखने को मिलता है अमीबा के अंदर। ये केस कहां देखने को मिलता है हमको, अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। ये रिप्रोडक्शन हमें पैरामीशियम में भी देखने को मिलेगा, ये कहां देखने को मिलेगा आपको, पैरामीशियम में भी देखने को मिलेगा बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के अलावा एक मेथड और है जो अभी हमने स्पोर फॉर्मेशन में डिस्कस किया था, वो कौन सा था, कोनिडिया फॉर्मेशन। बाइनरी फिशन में एक बात याद रखिएगा कि अमीबा और पैरामीशियम फेवरेबल कंडीशन में ही बाइनरी फिशन करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो होता है वो सिस्ट फॉर्मेशन करता है, और जो पैरामीशियम होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, कोनिडिया फॉर्मेशन एक तरह का स्पोर फॉर्मेशन भी है। तो ये जो देखने को मिलता है हमें, ये हमें एस्कोमाइसिटीज की कई ढेर सारी फंजाई में देखने को मिलता है, जैसे कि पेनिसिलियम के अंदर, एस्पेरेगस हो गया, पेनिसिलियम हो गया। तो इसमें आपको कोनिडिया फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कोनिडिया फॉर्मेशन में क्या होना है, अब जैसे आप देखेंगे ये हाइफी है, ये हाइफी है, तो इन पे कुछ आपको इस तरह के स्पोर लगे हुए दिखाई देंगे। ये क्या है, ये है हमारे कोनिडिया। कोनिडिया एक तरह के स्पोर फॉर्मेशन ही होता है। कोनिडिया में होता क्या है, ये जो स्पोर हैं, ये स्पोर एक्सीजिनसली डेवलप होते हैं, एक्सोजिनसली डेवलप होते हैं। ये थिन वॉल स्पोर होते हैं, और ये स्पोर जो होंगे, स्पोर क्या होंगे, ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये ऐसे डले रहेंगे सराउंडिंग में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो ये ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एनिमल्स में हम बात करें स्पॉन्जेस के अंदर, तो हमने अभी तक अदर मेथड्स में क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बाइनरी फिशन देख लिया, कोनिडिया फॉर्मेशन देख लिया। एक मेथड और होती है जो कि प्लांट में नहीं देखने को मिलती है, एनिमल में देखने को मिलती है, वो है हमारा जेम्यूल फॉर्मेशन। कौन सी मेथड होगी वो, जेम्यूल formation. Gemule formation occur only in the freshwater sponges. जैसे कि स्पॉन्जिला जैसे एनिमल्स में ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो हमारे जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है, जैसे कि स्पॉन्जिला है, तो उसकी बॉडी पूरी की पूरी जो है वो डीजेनरेट होना चालू हो जाएगी, और उसकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, जिन सेल को हम बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल्स। ये बहुत तेजी से डिवाइड होना चालू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि आर्कियोसाइट सेल का एक क्लस्टर बन जाता है। यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, केवल यह स्पंज की बॉडी की
टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट सेल किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा सेल जिससे कि इंटायर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए, ये आर्कियोसाइट सेल्स हैं और इसके ऊपर एक थिक कवरिंग ड्रॉ हो जाता है जिसे कि हम सिस्ट के नाम से जानते हैं। तो एक थिक कवरिंग है और एक छोटा सा ओपनिंग होता है जिसे कि हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसमें जेलेटिनस सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है और इसमें छोटे छोटे इस तरह के स्पाइंस या स्पिक्यूल्स डले हुए रहते हैं। ये क्या हो गई? ये हो गई आर्कियोसाइट सेल्स। ये क्या हो गया? सिस्ट हो गया। और ये क्या हो गया? माइक्रोपाइल हो गया। तो आप देखिए, इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। तो जेम्यूल फॉर्मेशन स्पंज में देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर स्पंज में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? ये अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? इसमें जब जेम्यूल फॉर्मेशन होना होता है तो स्पंज की बॉडी के सभी सेल डिजेनरेट हो जाएंगे और केवल उसकी बॉडी के आर्कियोसाइट सेल्स डिवाइड होंगे। डिवाइड होकर वो एक क्लस्टर बनाएंगे जिसके चारों तरफ एक कवरिंग होगा जिसे हम बोलेंगे सिस्ट, और इसमें एक ओपनिंग होगा जिसे हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये ऐसा डला हुआ रहेगा और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी तो ये बस्ट हो जाएगा। माइक्रोपाइल में से पानी अंदर जाएगा जिसकी वजह से ये पूरा बस्ट हो जाएगा। आर्कियोसाइट सेल्स बाहर आ जाएंगी। ईच एंड एवरी आर्कियोसाइट सेल्स एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। यह एक तरह का इंटरनल बडिंग है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि जेम्यूल फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ इंटरनल बडिंग। जेम्यूल फॉर्मेशन क्या है? एक टाइप का इंटरनल बडिंग है। तो ये क्लियर हो गया आपको? जेम्यूल फॉर्मेशन समझ में आ गया? ठीक है। अब हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस मेंशन है, तो हम थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपको उसके आंसर समझ में आ जाएंगे अभी तक का जो हमने डिस्कस किया उसके बेस पर। जैसे क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स, लोअर प्लांट्स हैं, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? तो उनमें हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कौन कौन सी मेथड से होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अब ये हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था कहां? लोअर प्लांट्स में। अब हम बात करेंगे हायर प्लांट्स में किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है और उसके लिए स्पेशली कौन सी टर्म यूज की जाती है वो डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। ठीक है। स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है ये क्या है? पहले तो ये समझो। हायर प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली उसे ही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। लोअर प्लांट्स में उसे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज किया था, उसके हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप डिस्कस किए थे। ठीक है। अब मोर करेक्टली क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे? प्रोपोगेशन किसको बोलेंगे? यदि मान लीजिए कोई भी प्लांट है, उसका कोई भी ऐसा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो उसकी बॉडी से सेपरेट हो गया और सेपरेट होकर उसने नए इंडिविजुअल को क्रिएट कर दिया। समझिए आप मेरी बात को। कोई प्लांट है, उसका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट सेपरेट हो गया और सेपरेट होकर उसने कोई नया प्लांट डेवलप किया। ऐसे में जो नया प्लांट डेवलप होगा वो मार्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, मार्फोलॉजिकली बोलना ज्यादा ठीक नहीं है क्योंकि प्लांट की मार्फोलॉजी फिक्स नहीं होती है, वो कई ढेर सारे फैक्टर से अफेक्टेड होती है। पर जेनेटिकली वो प्लांट अपने पेरेंट प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन की मेथड्स है इसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है।
नेचर में इस तरह के मेथड्स कम देखने को मिलती हैं। इस तरह के मेथड्स का यूज हमारे एग्रीकल्चर के अंदर और हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, प्लांट्स की क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होता है, उसके प्रोडक्शन की जो इफिशियंसी है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जनरली यदि सीड से जर्मिनेशन होगा तो हमें जो डिजायरेबल कैरेक्टर जो हमें चाहिए वो नहीं आएंगे, परंतु यदि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम किसी प्लांट से नए प्लांट तैयार करते हैं तो उसमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोर्टेड किसी गार्डन में कोई बहुत ही ज्यादा अच्छे मैंगो की वेराइटी का कोई प्लांट है, सीड से यदि हम उसे लगाते हैं तो अब जो नए प्लांट तैयार होंगे उनके मैंगो की क्वालिटी चेंज हो सकती है। पर इसी प्लांट से नए प्लांट यदि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू तैयार किए जाए तो जो प्लांट्स नए तैयार होंगे उनकी क्वालिटी में कोई विशेष फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ना? तो यहां पर प्लांट की क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसका पूरा का पूरा जेनेटिकल मेकअप पेरेंटल प्लांट के इक्वल ही होता है, समान ही होता है। इसमें दो पेरेंट की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, और इसमें न तो मियोसिस होता है न फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन क्या हो गया, इट्स अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेचर के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस हालांकि हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, पर फिर भी हम इसे थोड़ा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस तो इसका यह है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली सीडलेस हैं, उनमें यह रिप्रोडक्शन का एक फंडामेंटल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें बनाना के बारे में बात करें, रोज के बारे में बात करें, ग्रेप्स के बारे में बात करें और सीडलेस ऑरेंजेस के बारे में बात करें, तो इनमें नए प्लांट्स कैसे तैयार होंगे? इनमें इनको जो है बेसिकली हम सीड जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ही इसे हम तैयार करते हैं। ठीक है, ये लेस एक्सपेंसिव मेथड होती है और यह प्रोपगेशन की रैपिड मेथड होती है और इसमें प्लांट की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता, ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की नेचुरल मेथड्स बहुत कम है। ठीक है, और कई ढेर सारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो मेथड्स हैं वो हमारी आर्टिफिशियल्स हैं। ठीक है, तो अब कई ढेर सारी हमारी जो बुक्स हैं उन्होंने क्या किया है कि नेचुरल मेथड्स को सेपरेट किया है और आर्टिफिशियल मेथड को सेपरेट किया है, पर हम अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। अब कटिंग में हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो सबसे फर्स्ट मेथड जो दी हुई है वो है कौन सी? कटिंग। कटिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन की आर्टिफिशियल मेथड है। कटिंग में एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट जिसमें एक या एक से अधिक बड प्रेजेंट है वो सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होकर वो नए प्लांट को क्रिएट करेगा, नए इंडिविजुअल को तैयार करेगा। ठीक है, द स्मॉल पीस ऑफ द एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड यूज फॉर द प्रोपगेशन। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? कटिंग के नाम से जानते हैं। अब कटिंग बेसिकली प्लांट का कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं इसके बेसिस पे कटिंग तीन टाइप का होता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मेथड्स की बात करें तो उसमें एक मेथड कौन सी है? कटिंग। कटिंग में हम बात करें स्टेम कटिंग के बारे में, तीन टाइप का कटिंग होता है, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग। तो स्टेम कटिंग की बात करें तो इसमें स्टेम के छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं, उनसे जो है नए प्लांट तैयार किए जाते हैं। जैसे कि रोज में हो गया, बोगनविलिया में हो गया। तो रोज और बोगनविलिया में इसी तरह से नए प्लांट तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा शुगर कैन में भी जो नए प्लांट का प्रोपगेशन किया जाता है वो इसी मेथड से किया जाता है। ग्रेप्स में भी नए प्लांट इसी तरह से लगाए जाते हैं। इवन बनाना में भी नए प्लांट्स इसी तरह से लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा? रूट कटिंग। रूट कटिंग जो होता है इसमें रूट के छोटे छोटे फ्रेगमेंट करके उनको लगाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी में इसी तरह से जो है प्रोपगेशन किया जाता है। उसके बाद है हमारा लीफ कटिंग। कुछ प्लांट्स की लीफ जो होती है उसका यूज जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए किया जाता है। इसमें हमारा है सेंसिवेरिया। सेंसिवेरिया जिसे कि हम मदर टंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। सब
इसे हम टंग ऑफ मदर लॉ प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्लांट्स में क्या किया जाता है, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, कई घरों में आपको देखने को मिल जाएगा। ये इस तरह का प्लांट होता है, जैसे पॉट में आपने रखा हुआ देखा होगा। इस तरह की लंबी लंबी ग्रीन ग्रीन इस तरह की लंबी लंबी लीव्स निकली हुई रहती हैं, उन पे ऐसे निशान टाइप के भी रहते हैं। ये इस तरह का प्लांट होता है, ठीक है। तो इसके पीस के लीफ के छोटे छोटे पीस कर लिए जाते हैं और उनको लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसे बोला जाता है लीफ कटिंग। और लीफ कटिंग में क्या किया कि हमने इसके छोटे छोटे पीस कर दिए, उनको लगा दिया, तो इससे नए इंडिविजुअल हमारे तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कटिंग मेथड क्लियर हो गया। कटिंग मेथड में देखा आपने, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एक कॉमन मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है कटिंग मेथड। 3 टाइप की कटिंग देखने को मिलती है। कौन कौन सी कटिंग देखने को मिलती है आपको, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और हमारी लीफ कटिंग, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि एक प्लांट में 2 या 2 से अधिक प्लांट, एक प्लांट में दूसरे किसी प्लांट को ग्राफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस मेथड को बोला जाता है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। कटिंग हो गया, नेक्स्ट मेथड है ग्राफ्ट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि 2 या 2 से अधिक प्लांट के पार्ट्स को अटैच कर दिया जाता है और अटैच करके जो है उसे कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैसे होता है ग्राफ्टिंग, इसकी प्रोसीजर को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए ग्राफ्टिंग में क्या किया है, ग्राफ्टिंग में हमने क्या किया जरा पहले समझो इस बात को, ठीक है। यहां पर एक प्लांट के ऊपर हमने दूसरे प्लांट के पार्ट को ग्राफ्ट कर दिया है, अटैच कर दिया है, जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या किया कि हमने द पार्ट ऑफ द 2 प्लांट्स join such a way that they grow as a single plant। तो एक प्लांट का पार्ट ये रहा, दूसरे प्लांट का पार्ट ये रहा, ये कोई रूटेड पार्ट है जहां पे इसकी रूट्स हैं, ये कोई रूटेड पार्ट है प्लांट का। इस पार्ट को जनरली हम क्या बोलते हैं, स्टॉक के नाम से जानते हैं। और उसके ऊपर हमने कोई स्टेम पार्ट जिसे कि हम साइन के नाम से जानते हैं या ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं, उसको इस तरह से इसके ऊपर अटैच कर दिया कि अब ये एक प्लांट की तरह ग्रो करेगा, ठीक है ना। ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, या हम इसे मोर करेक्टली इसे कंपोजिट सिंगल प्लांट के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्रो करता है। इसमें जो रूटेड पोर्शन होता है प्लांट का, जिसके ऊपर हम दूसरे प्लांट के पोर्शन को अटैच करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। और जिस प्लांट का हम स्टेम लेते हैं ग्राफ्ट करने के लिए, उसे हम जो है साइन के नाम से जानते हैं या उसे हम ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग जो है वो किया जाता है। ग्राफ्टिंग कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो ग्राफ्टिंग की जो मेथड्स हैं वो मेंशन नहीं है हमें। अच्छा, ग्राफ्टिंग में साइन में हमने किसी स्टेम के पीस की जगह बर्ड के पीस को ले लिया और इसमें हमने छोटा सा क्लेफ्ट बनाकर उसमें बर्ड को इंसर्ट कर दिया, अटैच कर दिया। तो इस तरह की ग्राफ्ट को हम बोलेंगे बर्ड ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट को अटैच करने के बाद हम थोड़ा सा हार्मोन ट्रीटमेंट करते हैं ताकि ये जल्दी से जो है अटैच हो जाए, और इनको किसी पॉलिथीन से बांध दिया जाता है, बाद में ये हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्राफ्टिंग है, जैसे कि टंग ग्राफ्टिंग या विप ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। एक वेज ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है ग्राफ्टिंग का मेथड। एक तरह का ग्राफ्टिंग और होता है जिसे कि हम क्राउन ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्टिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग जो है वो कई डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है, कई तरीके से होता है। बर्ड ग्राफ्टिंग की बात करें तो बर्ड ग्राफ्टिंग इज वेरी पॉपुलर इन द एप्पल, पियर, रोज, इनमें बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ्टिंग।
कई बार आपने देखा होगा कि एक रोज का प्लांट है, उसमें कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे आते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को कैसे तैयार किया जाता है, वो ग्राफ्टिंग की हेल्प से तैयार करते हैं। तो हमने कटिंग के बारे में देख लिया, ग्राफ्टिंग के बारे में देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन या फिर टिश्यू कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक तरीका क्या है, इसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब ये टिश्यू कल्चर क्या होता है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसे हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिश्यू कल्चर जैसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। टिश्यू कल्चर या ऐसे हम माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस मेथड में जनरली हम क्या करते हैं कि छोटा सा प्लांट का टिश्यू लेते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट में हम प्लांट टिश्यू लेते हैं और उसे हम क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद क्या करते हैं, हम छोटे छोटे प्लांटुलेट तैयार करते हैं और उनको हम जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी हेल्दी प्लांट का हम उसके सूट एपेक्स से या रूट एपेक्स से, मोस्टली सूट एपेक्स से हम छोटा सा एक एक्सप्लांट लेते हैं, उसको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं। ग्रो करने पे अनडिफरेंशियल मास ऑफ सेल तैयार होता है जिसे हम कैलस बोलते हैं। कुछ समय के बाद हम कल्चर मीडियम में बेसिकली ऑक्सिन, जिब्रेलिन और इसके साथ साथ हम जो है इसमें साइटोकाइनिन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे प्लांटुलेट कल्चर मीडियम में ग्रो हो जाते हैं। इनको वहां से अलग करके इनको हम नर्सरी में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां इनसे हम छोटे छोटे प्लांट तैयार करते हैं। तो ये जो मेथड है ये हो गई हमारी टिश्यू कल्चर मेथड। आजकल मोस्टली जो प्लांटेशन के लिए, जैसे टीक वुड प्लांटेशन चल रहा है, तो टीक वुड प्लांटेशन के लिए हम जनरली टिश्यू कल्चर से ही प्लांट तैयार कर रहे हैं। इस तरह से जो प्लांट तैयार होते हैं वो तेजी से ग्रो करते हैं, उनकी डिसीज रेजिस्टेंसी पावर भी बहुत ज्यादा होता है और जल्दी ग्रोथ होने की वजह से हमें जो प्लांट सेल बोर्ड या जो भी कुछ टिम्बर वगैरह जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो हमें काफी जल्दी फाइंड आउट होता है। यदि हम टीक वुड की बात करें तो टीक वुड बेसिकली बहुत स्लोली ग्रो होता है और टिश्यू कल्चर से जो हमारे जो टीक वुड के प्लांट तैयार होते हैं वो काफी रैपिडली ग्रो होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी मेथड है। तो आज के लेक्चर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स के ऊपर डिस्कस किया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स में हमने 3 मेथड डिस्कस की, कटिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर, ठीक है। ये तीनों आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, ठीक है। नेचुरल मेथड्स भी देखने को मिलती हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। उसमें क्या होता है, रूट या फिर हमारे स्टेम या लीफ के जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो नए प्लांट जर्मिनेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना, इट्स एनफ। थैंक यू।